हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एकेडमी बाय एसएस। इस वीडियो में हम जो साइकोलॉजी का यूसेट का जो पेपर नंबर 2 है, जो कि 7 जनवरी 2024 को हुआ है, उसके रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चंस हैं उनके मोस्ट प्रोबेबल आंसर्स विथ एक्सप्लेनेशन बताने की कोशिश करूँगा। और चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस सीरीज़ का है, ये जो पेपर है ये डी सीरीज़ वाला है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो था कि जो मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट था, उसमें जो इलेक्ट्रिक शॉक की मात्रा दी गई थी वो कितनी थी। तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो है वो होगा ये 15 वोल्ट से 450 मिली वोल्ट का, सॉरी मिली नहीं, वोल्टेज जो वोल्ट है उतना का आप इसमें किया गया था। मिलीग्राम का एक्सपेरिमेंट अगर आपको याद हो, जो उन्होंने एक तरह से एक कॉन्फिगरेट अपने पास रखा था और मतलब एक को बोला था कि भाई आप उसको शॉक देंगे, है ना। तो ये ओबीडियंस से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट था, है ना, कि वो जब हमको ये पता होता है कि किसी जिसको शॉक लग रहा है उसे तकलीफ़ हो रही, तो शायद हमें ये दिक्कत होती है कि उसको मतलब झटका देने में। तो इस तरह का कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इसमें। तो इसमें लगभग ये वाला बी वाला आंसर मोस्ट प्रोबेबल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि इसमें कौन सी जो टेक्टिक है, ये 4 टेक्टिक्स जो दी हैं, है ना, तो इसमें कौन सी जो है वो पारस्परिकता या रेसिप्रोसिटी पे बेस्ड है। तो रेसिप्रोसिटी जो है उस पे बेस्ड, कि मैंने आपके लिए कुछ किया है तो आप भी मेरे लिए कुछ करेंगे, उस टाइप में रेसिप्रोसिटी। मैंने आपका कभी हेल्प करी है तो आप भी मेरी हेल्प करेंगे, इस बेस पे जो टेक्निक है उनमें बेस्ट प्रोबेबल आंसर इसका होगा डोर इन द फेस वाला। ठीक है ना, डोर इन द फेस वाला टेक्निक होगा, क्योंकि बाकी ये टेक्निक्स जो हैं, जैसे डेडलाइन वाली है, स्कारसिटी है ना, जबकि चीज़ें ख़त्म होने वाली है, जैसे वो ऐड करते हैं ना कि जस्ट अभी कुछ देर में अमेजोन की सेल ख़त्म होने वाली है, उस टाइप फुट इन द डोर, कि जहाँ कंसिस्टेंसी अप्रोच होती है, जो जहाँ हम कंसिस्टेंसी को देखते हैं कि पहले भी किया है तो अभी भी कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, है ना, तो वो वाली, ठीक है ना। और लो बॉल भी यही है कि पहले थोड़ी बातें जो आप थोड़ा कुछ दिखाते हैं, बाद में ज़्यादा जो है वो ले लिया जाता है, ज़्यादा आपसे काम ले लिया जाता है। उंगली पकड़ के पोछा पकड़ने वाली जो बात है वो यहाँ लागू होती है, लो बॉल। तो इसका बेस्ट आंसर यही है ना, डोर इन द फेस टेक्निक है, इसमें रेसिप्रोसिटी की बात आती है। ठीक है, इसमें और भी अप्रोच है, जैसे दैट्स नॉट ऑल अप्रोच और हाई बॉल अप्रोच, वो सब इसी में आती हैं, रेसिप्रोसिटी में, पारस्परिकता में। ठीक है, अगला है कि ऑटोकाइनेटिक फिनोमेना, या ऑटोकाइनेटिक फिनोमेना एक तरह से वो इल्यूजन वाला जो फिनोमेनन है, और इसमें जो मुजफ्फर शरीफ का नाम आएगा, इनकी जो स्टडी है उसमें जो ये इस तरह से करते हैं कि दो अंधेरे कमरे में जो दो हैं, तो जब होता है वो इस तरह नज़र आती हैं कि कंटिन्यूस मोशन में कुछ इस तरह नज़र आएंगी, इस वाले एक्सपेरिमेंट। तो मुजफ्फर शरीफ जो है, इनका ये फिनोमेनन है ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट। बाकी सोलोमन है, इसमें कन्फर्मेटी का एक्सपेरिमेंट है, जो है ना, मिलीग्राम वाला तो जो हमने ऊपर देखा ही है, वो वाला एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में देखिए, टेंडेंसी टू एट्रीब्यूट ओन बिहेवियर मेनली टू सोशल कॉज बट द बिहेवियर ऑफ अदर्स मेनली टू इंटरनल कॉज। देखिए इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे वो है कि या तो ये आफ्टर जरूर वाइज क्वेश्चन जो होगा इसमें, या तो ये मोस्ट प्रोबेबली आई विल गो कि इसमें ये वाला सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम फंडामेंटल एट्रीब्यूशन का एक्सटेंशन ही होता है, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, जिसमें हम कहते हैं कि जब हम दूसरों का बिहेवियर कोई नेगेटिव चीज़ देख रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, ये उसका पर्सनैलिटी कैरेक्टर है, वो है ही बेकार, है ना। मान लीजिए कोई गाड़ी आप देख रहे हैं, कोई बगल से जा रहा है और तेज़ चला रहा है, तो हम उसको बोलेंगे नहीं ये बेकार है, तेज़ ही चलाता है, जब हम शायद ये भूल जाएंगे कि हो सकता है वो लेट हो रहा हो।
ठीक है ना। तो फंडामेंटल दूसरों के जब हम नेगेटिव चीज़ देखते हैं उसको हम उसकी पर्सनैलिटी पे डाल देते हैं, और जो इसी का एक्सटेंशन होता है जैसा एक्टर ऑब्जर्वर बायस, जब हम अपने साथ कुछ नेगेटिव हो रहा होता है तो हम उसको सिचुएशन पे डालते हैं। तो इस तरह से मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर ये होना चाहिए, बट इवन देन इन दोनों को मैं इसमें रखता हूँ। एक्टर ऑब्जर्वर बायस फंडामेंटल एट्रीब्यूशन बायस का ही एक एक्सटेंशन हो जाता है। तो अपने लिए तो हम जब हैं वो एक्टर होते हैं, और जब दूसरे का इफेक्ट देख रहे होते हैं हम ऑब्जर्वर, कीन ऑब्जर्वर बन जाते हैं उसकी नेगेटिव चीज़ों के लिए। तो ये एक जनरली हम एरर करते हैं। नेक्स्ट है, ये क्या है, टेंडेंसी टू इमेजिन अदर अदर आउटकम्स इन ए सिचुएशन दैट द वन दैट एक्चुअली अकर्ड इज नोन एज। मतलब एक तरह से हम यहाँ पर ये क्वेश्चन इसका आंसर होगा, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग की बात कर रहा है ये, है ना, ये वाला काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग है। इसमें मैजिकल थिंकिंग नहीं हो सकता। मैजिकल थिंकिंग जनरली वो होती है जिसमें हम जैसे कहते हैं ना बिल्ली रास्ता काट के, जहाँ हम इनकोहेरेंट चीज़ों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, वो होगा काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। हम इमेजिन करते हैं कि इस सिचुएशन में अगर ये दो तरह से होती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड वाली काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा, तो अभी मैंने फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम कुछ इमेजिन ऐसा करते हैं कि जो ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा हो गया होता, इस टाइप से कुछ हम सोचते हैं, तो काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग तो नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों साइड से हो सकती है। नेक्स्ट है केलेज थ्योरी, है ना। केले की थ्योरी जो है वो कैजुअल एट्रीब्यूशन की बात करता है, जो जिसमें वो इसमें से कंसेंसस, कंसिस्टेंसी, डिस्टिंक्शन, सहमति, संगतता और विशिष्टता की बात करता है, ठीक है ना। तो जैसे कि उसमें उसको आता है कि वाली थ्योरी है जिसमें हम ये देखते हैं कि जब कंसेंसस हाई है और कंसिस्टेंसी भी हाई है या डिस्टिंक्शन हाई है, तो ना तो हम ये कहते हैं कि एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन हम करते हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन है, या कंसिस्टेंसी जब लो है, कंसिस्टेंसी हाई है लेकिन डिस्टिंक्टिवनेस जो है वो लो है, तो हम इंटरनल एट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये वो वाली थ्योरी की बात कर रहा है, तो इसमें यही दोनों होंगे। बाकी ऑप्शंस जो है वो कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, सो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है समझाने के लिए। नेक्स्ट है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, जहाँ हम ये देखते हैं कि ये थ्योरी है जो उसकी टर्नर वाली है ना, टर्सेल और टर्नर वाली थ्योरी है। तो यहाँ कैसे कोई जो है वो ग्रुप को साथ अपने आप को रिलेट कर पाता है, ठीक है ना। लियोन फेस्टिंगर की जो बात आती है वो है जो उसमें हम कॉग्निटिव डिसोनेंस वाली बात करते हैं। डोनाल्ड मिलर के अलग थ्योरीज है। केले की थ्योरी तो वही जो अभी हमने देखा कि हम किस तरह से कैजुअल एट्रीब्यूशन करते हैं उसमें आ जाती है। अभी आती है नेक्स्ट थ्योरी है कि ये जो मुजफ्फर शरीफ वाली थी, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ग्रुप को लेके, है ना, तो वो वाले में रियलिस्टिक कॉम्प्लेक्स थ्योरी है ये, है ना। तो उसको उसमें उसका किस तरह से जैसे जैसे उनमें कंपटीशन बढ़ता है तो उनके बीच जो है एक तरह से झगड़ा होने लगता है, ठीक है। तो जैसे जब वो जहाँ इसीलिए कहा जाता है कि जब अगर आपको एक ग्रुप को सही रखना है तो एक सुपर ऑर्डिनेट गोल की तरफ ध्यान दिलाया जाए, है ना। चलिए रियलिस्टिक कॉम्प्लेक्स थ्योरी आ जाएगी इसमें। इसमें मोस्ट प्रोबेबल जो मुझे आंसर लगता है, देखिए क्या कर रहा है, कौन सी चीज़ जो है नॉट रिलेटेड है। देखिए इसमें ये ध्यान रखिएगा कि नॉट रिलेटेड पूछ रहा है ना वो, है ना, जो सहायता व्यवहार को बढ़ाने में संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं हो सकता। प्रो सोशल मॉडल को हमें दिखता है कि कोई ऑलरेडी काम कर रहा है किसी के लिए या हेल्प कर रहा है, और उसके सानिध्य में हम रहते हैं या उसको प्रो सोशल बिहेवियर के एक्सपोजर है हमें, तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब हम वो करेंगे, है ना, हम भी हेल्प करने का चाहेंगे, है ना। शोइंग ग्रेटिट्यूड ये तो आएगा ही उसमें। एम्पैथी, है ना, ये भी है। जब हम एम्पैथी रखते हैं तो हम हेल्प करने की तरफ जाएंगे, हेल्प करना चाहेंगे। लेकिन जब हम सोशल एक्सक्लूडेड हैं ना, एक्सक्लूडेड कोई फील कर रहा है, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली वो जो है हेल्प करने के कम हुआ। तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर है वो उसमें वो यही वाला होना चाहिए, सोशल एक्सक्लूजन वाला, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है
तो कंटिंजेंसी थ्योरी जो है वो रिलेट करती है फिडलर से, है ना। फिडलर की जो कंडीशन 1960s में दी गई थी, जिसमें ये कहा गया कि सेम पर्सन क्या है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से मतलब लीडरशिप उसकी होगी, है ना। सिचुएशनल फैक्टर, कंटिजेंसी मैंने कंटिजेंट अपॉन सिचुएशन, है ना। तो फिडलर की कंडीशन मॉडल है जिसमें लीडरशिप की इफेक्टिवनेस जो है वो तय करती है। एक तो उसकी पोजीशन क्या है ना, पोजीशन क्या है उसकी, उसके टास्क का स्ट्रक्चर कैसा है, टास्क कैसा काम है, वो जिस काम में इन्वॉल्व है, और उसका रिलेशन क्या है। तो ये तीनों बातें मिलके जो है फिडलर की कंटिजेंसी थ्योरी में आते हैं। बाकियों का और से इसमें ज़्यादा संबंध नहीं है, और थ्योरीज दूसरी हैं। नेक्स्ट है बेबी के चीक को चेक किया था। चेक जब हम टच करते हैं तो लिप्स टंग को मतलब इस तरह से मूव करेगा कुछ, उसका एक तरह से क्या कहते हैं कि बेसिक रिफ्लेक्स है ना, उसके सर्वाइविंग रिफ्लेक्स बोलना चाहिए। तो ये रूटिंग रिफ्लेक्स में आता है, ये वाला, ये इसी का है। अब मार्शिया ने जो 4 टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन में है बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ क्या कहते हैं, जो एरिक्सन की थ्योरी है, खासकर एडोलेसेंस के संबंध में, एडोलेसेंस वाली जो है ना, एडोलेसेंस बेस्ड ऑन एरिक्सन के जो बोलता है ना कि एक तो रोल वो वाला कन्फ्यूजन होता है जो आइडेंटिटी, है ना, तो उसी का ये एक्सटेंशन समझिए इसको। और इसमें जो है तो फोरक्लोजर भी है ना, फोरक्लोजर होता है, डिफ्यूजन भी आता है, और मोराटोरियम आता है। एफिलिएशन नहीं होता है यहाँ पर, ये नहीं होता, ठीक है ना। ये अचीवमेंट होता है, आइडेंटिटी अचीवमेंट, लास्ट में जब वो अचीव कर देता है, जहाँ मतलब वो एक्सपेरिमेंट करना भी छोड़ता है, और इसको, तो इसमें आंसर जो होगा वो यही होगा, आंसर होगा ये, क्योंकि ये बोल रहा है ना नॉट इंक्लूडेड, तो ये बाकी तीनों इंक्लूडेड है। फोरक्लोजर, डिफ्यूजन और मोराटोरियम में होता है, एफिलिएशन नहीं है, ये अचीवमेंट होता है। इस क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबल आंसर मुझे लगता है कि डिसेंट्रेशन होगा, ठीक है ना। कंजर्वेशन तो इसका एक प्रोसेस है, डिसेंट्रेशन की ओर बढ़ता है, बेस्ट आंसर मुझे ये लगता है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की बात करते हैं, है ना, ये किस में आता है, ये क्लाइंट सेंटर है जो, है ना, रोजर का क्लाइंट सेंटर थेरेपी है, ह्यूमनिस्ट अप्रोच। तो ये रोजर की थ्योरी है, क्लाइंट सेंटर अप्रोच, उसी के उसमें आएगा। अब आती है बात कॉनरेड लॉरेंज। तो कॉनरेड लॉरेंज साहब हैं जो इम्प्रिंटिंग से रिलेटेड है, जहाँ आपने एक तस्वीर भी देखी होगी, जो वो जो डक्स हैं, बतख हैं, जो उनके पीछे जा रहे हैं, जो फर्स्ट चीज़ को देखते हैं, बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं वो जिस चीज़ को देखते हैं उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं, इम्प्रिंटिंग। तो उनसे रिलेटेड है ना। इसमें टिन बर्गर का भी नाम आता है, टिन बर्जन का नाम आता है, और कॉनरेड लॉरेंज। बाकी चीज़ें जो जितनी भी ऑप्शंस हैं, बाकी के ऑप्शन जो ये चेनिंग, शेपिंग, ये सब ये तो उसके पार्ट है, ऑपरेंट कंडीशनिंग वाले, इमिटेशंस भी नहीं है इसमें आएगा, ये इम्प्रिंटिंग है। तो नेक्स्ट है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस कौन कौन सी थ्योरीज हैं, है ना। ऑपरेंट कंडीशनिंग मेनली, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है, जहाँ हम कहते हैं कि रिवार्ड वाली बात आ जाती है ना, जहाँ हम री इन्फोर्समेंट की बात करते हैं, एक तरह से ये टोकन इकोनॉमिक्स जो है ये इसमें आ जाता है ना। बाकी शायद ये सिस्टमेटिक सेंसिटाइजेशन, और ये तो शायद क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी का पार्ट है ना, उसकी एक टेक्निक, उसके टेक्निक में आएगा। ट्रांसपेरेंस जो है ये ट्रांसपेरेंस जो है ये साइको एनालिसिस अप्रोच में आएगा, और फ्लनरिंग और ये भी शायद क्लासिकल कंडीशनिंग में आता है। तो बेस्ट आंसर इसमें यही होगा, टोकन इकोनॉमिक्स वाला, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है। जैसे जैसे होता है कुछ टोकन के रूप में, कुछ टोकन दिया जाता है, या टोकन के रूप में दिया जाता है कि अगर जो मरीज है या कुछ भी जो भी सब्जेक्ट है कुछ अच्छा काम करता है, तो एक तरह से ये ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस्ड। और इसमें मेंटल जो ये DSM-4 का रिवीजन है, तो इसमें ये सेकंड वाला बेस्ट ऑप्शन माना रहेगा, इसके अंदर है। इसमें हम बस ये याद करने लायक क्वेश्चन है, बस जिसको याद है तो लिख देगा। लोगोथेरेपी विक्टर फ्रैंकल जो हैं, जिन्होंने
जो कंसंट्रेशन कैंप और नाज़ी का वो झेला और जैसे-तैसे जाके अपने को मतलब उन्होंने इस चीज़ को लोगोथेरेपी के रूप में कि जिसमें शायद वो सोक्रेटिक डायलॉग और ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, विक्टर फ्रैंकल की जो थ्योरी है लोगोथेरेपी। तो अब ये पियाजे की थ्योरी है ना? पियाजे की थ्योरी में जो 4 स्टेजेज़ हैं, उसमें जो ये लॉ ऑफ कंज़र्वेशन जो फुली डेवलप हो जाता है, कब डेवलप होता है? जब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप होता है ना? तो प्री ऑपरेशनल तक भी वो कंज़र्वेशन को नहीं कर पाता। कंज़र्वेशन क्या होता है? जिसमें हम ये कहते हैं ना कि उम, संरक्षण में कि बच्चा जो है ना जैसे एक सेम पानी को आपने एक लंबे से जार में डाल दिया चौड़े गिलास से लेके तो वो बोलेगा कि नहीं ज़्यादा है। तो वो कंज़र्व नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि वो सेंट्रेशन जो होती है ना प्री ऑपरेशनल इसमें सेंट्रेशन और इरिवर्सिबिलिटी है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कारण वो कंज़र्व नहीं कर पाता है ना? उसको ये नहीं पता लगता है कि ज़रा-सा अगर अपीयरेंस चेंज हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती अपीयरेंस से। है ना? उसका बेसिक नेचर चेंज नहीं होता, ये वो समझ नहीं पाता, इसी को कंज़र्वेशन कहते हैं। तो ये जनरली किसमें डेवलप होता है? ये कॉन्क्रीट स्टेज में जाके ये डेवलप होता है। ये तो भई क्या बोलते हैं सेक्सुअल जो डेवलपमेंट है हमारे फ्राइड का, तो उससे ये आता है, जिसमें ओरल है जहाँ वो एरोजेनस ज़ोन जो मुँह होता है ना? फिर एनल होता है ना? एनल अगली स्टेज में एनल है, फिर जो है वो फ़ैलिक स्टेज आती है ना? एनल में वो अपने जो सिक्रेटरी ऑर्गन्स हैं, उन पे अटेंशन रहता है। फ़ैलिक स्टेज है जहाँ वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और वो सब आते हैं और मैं इसका प्रोबेबल आंसर जो जहाँ एरोगेंस ज़ोन की बात नहीं है कहीं, कोई भी जो है कामुक क्षेत्र नहीं होता, वो लेटेंसी, ठीक है ना? तो उसका बेस्ट आंसर लेटेंसी होना चाहिए। ठीक है ना? इसका आंसर मैं इसको लेता हूँ और देखते हैं कि की में क्या बोलता है। और नेक्स्ट है टाइप ए और बी पर्सनैलिटी की बात जो है दोनों करते हैं। फ्रीडमैन रोज़नमैन की जो थ्योरी है, वहाँ टाइप ए वाला जो हार्ट अटैक के प्रोन होता है, बड़ा एक्टिव रहता है और एक बी वाला होता है जो सुस्त है ना? धीरे-धीरे काम करता है, उस टाइप से दो पर्सनैलिटीज़ दी गई थी। तो ये फ्रीडमैन रोज़नमैन की थ्योरी है, जो एक खुद के कार्डियोलॉजिस्ट थे एक तरह के और उन्होंने देखा कुछ तरह कैरेक्टरिस्टिक पर्सन है कुछ लोगों के कैरेक्टरिस्टिक को देख के उन्होंने इस तरह से ये 2 चीज़ें बताई हैं, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली आंसर ये सी है। नेक्स्ट है कि कुशल क्षेम जो है आइडेंटिफाई एलिमेंट्स ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग में ये सारी चीज़ें आती हैं। ऑल थी ना पर्पस होना चाहिए लाइफ में जो एक तो कैरोल राइफ वाली है और मार्टिन सेलिगमैन जो थ्योरीज है वीआईए वाली सॉरी दूसरी है एक और हाँ सेलिगमैन की है जो परमा मॉडल आता है एक है ना तो जो एक परमा मॉडल और दूसरा है जो कैरोल राइफ वाला है ना तो उसमें ये सब सेल्फ एक्सेप्टेंस पर्पज होना चाहिए लाइफ में ग्रोथ उसकी बात ये करेगा तो बेस्ट आंसर जो ये है इसमें इसमें यही बेस्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। और ये आती है जो जैसे ए बी और ए सी ये जो कैंसर इसको ऐसे याद रख सकते हैं सी फॉर कैंसर तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा इसके साइंटिफिक बेस नहीं है बट सी और डी वाले जो डिप्रेशनिस्ट होते हैं टाइप के लोग होते हैं है ना तो सी फॉर कैंसर प्रोन होते हैं है ना तो ये पर्सनैलिटी है बाकी टाइप ए भी मैंने आपको पहले बताया तो बेस्ट आंसर इसमें सी ही है। बॉडी मास इंडेक्स का जो है वो होता है ये वाला फार्मूला ठीक है ना हाइट को आप नीचे मतलब डिनोमीटर में रख के इसको स्क्वायर कर दीजिए बीएमआई मिल जाएगा जिसमें हम कहते हैं कि अगर 16 तक है एक तो जो थिन पतला वाला होता है और जो शायद 40 से ऊपर जो जा रहा होगा वो जो है वो ओबीस और मोटे वाली कैटेगरी में चले जाते हैं बीएमआई की बात कर रहा हूँ ठीक है ना।
हाँ, तो ओबेसिटी मोटापा जो है उसका रिस्क किस में ज़्यादा होता है? देखिए एचआईवी से इसका कोई मतलब नहीं है। पीक्यूई एक जेनेटिक वो डिसऑर्डर होता है जिसमें वो जो फिनाइलएलनिन है ना उसका मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता। और ये बाकी ये टे-सेक्स जो है एक तरह का मतलब नर्वस जो सिस्टम का डिसऑर्डर है ना? एक तरह से जो म्यूटेशन हो जाता है और उससे जो एक जीन जो होता है हेक्सा जीन में म्यूटेशन होता है, उससे एक एंजाइम नहीं बनता और एंजाइम जो है जिससे कि वो गैंग्लियोसाइड जो है वो जमा हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में, ठीक है ना? तो ये तीनों इसमें नहीं होंगे, तो इसका आंसर क्या है? मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका सीएसडी कोरोनरी हार्ट डिजीज जिसे बोलते हैं ना, तो उसका ये आंसर हो जाएगा इसमें। ये हार्ट क्या है? हार्ट है ये जैसे है ना हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, जो कि जनरली किस में काम आती हैं? ये एचआईवी, ठीक है ना, इससे रिलेटेड है। कन्फ्यूजन दे करने के लिए आपको हार्ट डिजीज भी लिखा हुआ है, बट इट इज़ इसका फुल फॉर्म है हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। नेक्स्ट है ये हेल्थ बिलीफ मॉडल जो कि दिया है रोजन स्टॉक ने, है ना, जिसमें वो सब बातें आती हैं जो कि परसीव ससेप्टिबिलिटी, सिवियरिटी, परसीव बेनिफिट, बैरियर्स, है ना, क्यूज टू एक्शन, सेल्फ एफिकेसी, वो सब जो है वो है इसका हेल्थ बिलीफ मॉडल में आते हैं रोजन स्टॉक साहब। इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सा हार्मोन निकलता है? ये तो बहुत बार हमने आप लोगों ने भी पढ़ा होना चाहिए। एड्रेनलिन की बात करते हैं जिससे कि हार्ट रेट बढ़ जाती है ना, पीपुल्स डायलेट हो जाते हैं, जो आंखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं। और इमरजेंसी किसी के लिए आदमी तैयार होता है, सांप को देख लिया, शेर को देख लिया, भागने के लिए तैयार करेगा आपको, तो ये एड्रेनलिन वाला हो जाएगा। बाकी इसमें ये जो सेरोटोनिन है, फील गुड हार्मोन है, थायराइड से कोई ज़्यादा इसका मतलब नहीं है ना। और डोपामिन है वो अलग तरह का हार्मोन, आपको एक तरह से पॉजिटिव फीलिंग भी देता है वैसे। चलिए खैर, तो आंसर इसमें डी होगा, एड्रेनलिन। इसमें जो आंसर होगा ये 30 में ये होगा कि सेल हेंस सेले जो हैं, है ना, तो उनकी जो बायोलॉजी ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस से रिलेटेड जो काम उन्होंने किया उस पर उसी पे से रिलेटेड है, ये जनरल अडाप्टिव सिंड्रोम मॉडल है। नेक्स्ट है कि विच इज़ नॉट डन इन पॉजिटिविस्ट पैराडाइम ऑफ रिसर्च। देखिए पॉजिटिव पैराडाइम वो क्वांटिटेटिव है ना, जो मैथमेटिकल अप्रोच की बात करता है ना, ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि नॉट डन, विच इज़ नॉट डन है, तो नॉट डन में क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिव मेजर मैंने ये होगा होगा है ना, क्वांटिफिकेशन भी ज़रूरी है ना, हाइपोथेसिस फार्मूला जब भी हम रिसर्च करते हैं उस टाइप से क्वांटिटी हाइपोथेसिस फार्मूला की बात आ जाएगी। तो इसमें बेस्ट आंसर होना चाहिए कि आप इसको मानिए सब्जेक्टिव एनालिसिस। जब सब्जेक्टिव की बात आ जाती है वो नहीं, वो पॉजिटिविस्ट अप्रोच नहीं होगी। अगेन ये क्वेश्चन उससे थोड़ा बहुत रिलेट करता है, मैं इसका आंसर फिर वापस पॉजिटिविस्ट लगाऊंगा, क्योंकि साइंस इज़ वैल्यू फ्री। साइंस ये नहीं देखता है कि उसमें वैल्यू अटैच है नहीं है, जो जैसा है उसको वैसे ही पेश किया जाता है। तो ये पॉजिटिविस्ट अप्रोच ज़्यादा बेटर रहेगा। हो सकता है इसका आंसर थोड़ा क्रिटिकी में देखते हैं क्या आता है, कहीं क्रिटिकल देखिए सोशल साइंस वाली बात में नहीं आनी चाहिए। तो मैं बेस्ट वही मानूंगा इसमें आंसर पॉजिटिविज्म। बाकी ये जो है हार्मेन्यूटिक्स है ना, हर्मेन्यूटिक्स की स्टडी जहाँ हम रिलीजियस और स्टडीज़ के टेक्सचुअल मटेरियल को स्टडी करते हैं, है ना, उनके उनसे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, उनको डिराइव करते हैं, उनसे मतलब निकालते हैं, तो ये हर्मेन्यूटिक्स में आता है। डिल्थन जो एक और है उनके बड़े फेमस, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, वो इसमें आता है हर्मेन्यूटिक्स में। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? देखिए एपिस्टेमोलॉजी है ना, जो मतलब एक्जियोलॉजी एपिस्टेमोलॉजी, तो एपिस्टेमोलॉजी हम कैसे ट्रुथ को फाइंड आउट करेंगे, है ना, तो ये वाली बात इसमें आएगी, ठीक है ना। नेचर ऑफ रियलिटी ये तो हम दूसरी चीज़ों में देखते हैं, ठीक है। और अब इसमें ऑड वन आउट कौन है?
देखिए ऑड वन आउट में जो मोस्ट प्रोबेबली इसमें है, देखिए कोफका, वर्दिमीर और एक कोहलर, ये तीनों जो है वो जेस्टाल्ट वाले केस में बन जाते हैं, है ना, जेस्टाल्ट वाले। तो इनमें वेबर जो है उनका जो लॉ है वो जीएनडी और वो सब जस्ट नोटिसिबल डिफरेंस वो सब वो इस तरह से अलग हो जाते हैं। तो इसमें मुझे आंसर यही लग रहा है, वेबर। ठीक है ना, सी। यहाँ पर आंसर होगा कि विच मेथड स्ट्रक्चरलिज्म में, जहाँ हम वो माइंड के कंपोनेंट जिनको फीलिंग, है ना, और इमेजेस और उस तरह से जो उनको स्टडी करते हैं वो, और उसमें स्टडी का तरीका ये है कि जो सब्जेक्ट है वो खुद बताए अपने बारे में ना, तो खुद बताएगा, वो इंट्रोस्पेक्शन वाली बात ज़्यादा इसमें सही है। तो इसका आंसर यही होगा, इसका मेथड जो है स्ट्रक्चरलिज्म का इंट्रोस्पेक्शन, डी। तो ये तो सिंपल होना चाहिए, है ना, क्योंकि फंक्शनलिज्म मतलब माइंड का फंक्शन कैसे कर रहा है उसकी बात करता है। एसोसिएशन जो है वो कैसे रिलेट करता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। और साइकोएनालिसिस जो फ्राइड का अप्रोच है वो डीप माइंड में जाओ और मतलब उस तरह से, एक तरह से डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच उस वो वाला आता है। जेस्टाल्ट में हम बात करते हैं, है ना, कि जो हम बोलते हैं होलनेस की बात करता है वो जेस्टाल्ट है। इसमें इंटरप्रिटेशन ड्रीम जो है सिगमंड फ्राइड की बुक है, 1899 में पब्लिश हुई है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें देखिएगा कि थोड़ा सा घुमा दिया, जैसे क्या बोलते हैं रेडिकल बिहेवियर। तो इसमें स्किनर भी आता है। देखिए स्किनर के जो थ्योरीज है वो एक तरह से सब कुछ कहते हैं कि बिहेवियर, एक तरह से बिहेवियरिज्म अप्रोच था, स्टार्क बिहेवियरिज्म जिसे बोलते हैं ना, बिल्कुल हर चीज़ को उन्होंने ये एक तरह से मैकेनिकल बना के रख दिया, है ना। तो उसमें उन्होंने कोई भी ऑर्गेनिज्म एसओआर अप्रोच भी नहीं था कि ऑर्गेनिज्म जो अंदर के बीच के प्रोसेस कर रहे हैं उन सबको निगलेक्ट किया एक तरह से। तो एक रेडिकल बिहेवियरिज्म का अप्रोच था जो स्किनर को हम एट्रीब्यूट करेंगे। अब देखिए इसमें ये आता है रियलिटी। पॉजिटिविस्ट रिसर्चर जो है रियलिटी को कैसे देखता है। देखिए रियलिटी वो ऑब्जेक्टिव तरीके से देखता है, जैसी है वैसे तो लग रहा है कि जिसे दिख रही है वो एज इट इज़। वहाँ अपनी जो सब्जेक्टिव बायस है ना, कोई मिस्ट्रीज़ वाली बात वहाँ नहीं आएगी, बायसनेस वहाँ आनी ही नहीं चाहिए। बायसनेस हो गई तो सब्जेक्टिव अप्रोच हो जाएगी, ठीक है ना। तो रियलिटी जो है पॉजिटिव अप्रोच में होता है क्या, ऑब्जेक्टिव होती है। हाँ, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि ये कह रहा है प्रैक्टिस विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट। देखिए ये इसमें हाइपोथेसिस कैसी हो गई है। देखिए ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस होगा। तो किस तरह की हाइपोथेसिस है। एक तो डायरेक्शनल तो है ही, क्योंकि ये पहले ही बोल रहा है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अगर हम ये कह रहे थे कि इफेक्ट होगा या नहीं होगा, है ना, तो हमने इन्होंने पहले ही बोल दिया कि पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो ये तो पहली बात तो ये डायरेक्शनल है ही। डायरेक्शनल के साथ साथ अब ये अल्टरनेट होगी, नल नल होती तो हम कहते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब इस तरह से होना चाहिए था ये कि यहाँ पे इसने पहले ही बोल दिया कि इफेक्ट है वो भी पॉजिटिव। तो ये अल्टरनेट और डायरेक्शनल, तो ये आंसर ज़्यादा बेस्ट रहेगा इसमें। नल हाइपोथेसिस होती है ना, नो डिफरेंस वाली हाइपोथेसिस, है ना, नो इफेक्ट वाली। और नॉन डायरेक्शनल होती तो हम कहते हैं कि वो किसी तरफ भी हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव, दोनों में लेके चलते हैं। तो अल्टरनेट और डायरेक्शनल ज़्यादा अच्छा आंसर होगा। इसको निकालने के लिए आप इसको इसको स्क्वायर कर दीजिए, है ना। आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ये मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर जो है वो ये आ जाएगा, ठीक है ना, आर स्क्वायर। तो 43 में क्या होगा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामीट्रिक टेस्ट पूछ रहा है वो। पैरामेट्रिक ये सारे जितने दे रखे हैं, साइन टेस्ट नहीं होगा, ये टेस्ट होगा, है ना। और मैन विटनी किसका होता है, जो इंडिपेंडेंट दो ग्रुप होते हैं, टी टेस्ट, है ना, इंडिपेंडेंट जो दो ग्रुप होते हैं उनको टेस्ट करते हैं, तो उसका ये नॉन पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट है, ये भी नॉन पैरामीट्रिक है।
और कुस्कर वाली वन वे एनोवा का नॉन पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट है ना। तो इसमें सबसे अच्छा आंसर क्या है, तो फिशर्स जो है जिसे हम एफ टेस्ट बोलते हैं, एफ रेशियो, है ना, तो ये वाला जो है ये पैरामीट्रिक है। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा एक्स पोस्ट फैक्टो। क्यों होगा, क्योंकि देखिए लैब एक्सपेरिमेंट ये आएगा नहीं, लैब में हो नहीं रहा। फील्ड एक्सपेरिमेंट एक कन्फ्यूजन जो हो सकता था वो या तो फील्ड एक्सपेरिमेंट, लेकिन अभी एक्सपेरिमेंट थोड़ी नहीं कर रहे हैं हम, मैनिपुलेट थोड़ी नहीं कर रहे हैं, घटना ऑलरेडी हो चुकी है। मैं दोबारा बोलता हूँ मैं आपको कि घटना ऑलरेडी हो चुकी है, यही इसकी पहचान है, घटना हो चुकी, घटित हो चुकी है, अर्थक्वेक आ चुका है, अब उनके बारे में उनको स्टडी किया जा रहा है। तो बेस्ट आंसर यही होगा, ठीक है ना, एक्स पोस्ट फैक्टो। नेक्स्ट है, ये तो बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको याद हो, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता था या तो इसमें और इसमें कन्फ्यूजन हो सकता था, है ना, लेकिन आंसर इसमें ये याद रखना है आपको, ये एन स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है, ये देखिए इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी एनपीसी जो है, एनपीसी में ये बात नहीं आएगी, है ना, ये एसिमेट्रिकल ये तो हो ही नहीं सकता, और जब ये दोनों नहीं है तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं है। इसमें बेस्ट आंसर है कि ये जो इसमें मीन मीडियन मोड जो है वो एक ही पॉइंट पर होते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ट्रू एक्सपेरिमेंट कैसा होता है। अब इसमें ये है अप्रोक्सीमेट रियल लाइफ सिचुएशन, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है हाई इंट्रिंसिक वैलिडिटी, ये बात सही है ना। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मतलब कि हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं, दूसरी जगह पे अप्लाई कर सके को वहाँ भी लागू होगा वो। और इंटरनल वैलिडिटी तो होती ही है ट्रू एक्सपेरिमेंट अगर सही है तो, और उसका मतलब जब ट्रू एक्सपेरिमेंट है तो उसको जो रिसर्चर है उसको कंट्रोल वेरिएबल में, यही तो उसका एक्सपेरिमेंट का मेन फीचर ही यही है कि हाँ हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है वेरिएबल में, ये भी बात भी सही है। तो बेस्ट आंसर इसका मुझे लगता है कि यही है, ऑल ऑफ द अबव, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिंपल सिंपल तो नहीं है, इसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा ट्रिकी होता है, कई बार आ गया ये, एजुकेशन के सब्जेक्ट में भी आता है। तो यहाँ पर आंसर जो है मीन होगा, आप चाहे करके भी देख सकते हैं, जैसे शायद इस कैंडिडेट ने भी करने की कोशिश करी है ना। तो मीन पर जो है वो प्रभाव पड़ेगा, है ना, मीन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन एसडी में ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो ये कौन सा ये होता है, हाइट, हाइट ऑफ स्टूडेंट क्या होगी, रेशियो स्केल है, ठीक है ना, रेशियो स्केल है, जहाँ ट्रू जीरो भी आपको मिल रहा है, ठीक है। नॉमिनल तो होता है जहाँ कैटेगराइज एंड आइडेंटिटी की बात करते हैं, ऑर्डिनल जहाँ रैंकिंग की बात करते हैं, इंटरवल में ट्रू जीरो नहीं होता, बाकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो रेशियो स्केल इज द बेस्ट आंसर। इंटरवल स्केल जहाँ हम जनरली ये इंटेलिजेंस और इन सब में ही देखते हैं ना, जीरो मीन्स नॉट ट्रू जीरो। इंटेलिजेंस अगर किसी में स्कूल में जीरो आ रहा था, इसका मतलब नहीं कि वो कतई बिल्कुल ख़राब, ऐसा नहीं होगा ना। तो रेशियो स्केल जहाँ हाँ ज़ीरो है तो नथिंग, तो हम मान सकते हैं कि हाँ नहीं है वो चीज़। तो एंड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक कौन सी है इसमें, ये भी सिंपल ही आंसर है इसमें, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, चाहे आंसर तो इसका सी है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड जहाँ हम स्टेटा बनाए थे, है ना, इकोनॉमिक किसी आधार पे बनाया है स्टेटा, मैंने स्तर स्तर बनाए थे ना, है ना, 5000 से ऊपर वाले, 5000 से नीचे वाले, इस तरह से, और फिर हम उनको उसमें से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से होते हैं। पर्पज़ जो हुआ, जो हमें हमें अपना पर्पज़ सॉल्व करना है, उस जो हमारे पर्पज़ को सॉल्व करते हैं उन्हीं को हमने लिया। यहाँ भी बायसनेस आ गई, कन्वीनियंस जो हमें आसानी से मिल गए हमने उनको ले लिया। स्नोबॉल में बोलते हैं हम फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, चोर को ढूंढना है, चोरों को वो करना है, या ड्रग एडिक्ट को ढूंढना है, तो दूसरे वो ड्रग एडिक्ट जो है दूसरा ड्रग एडिक्ट के बारे में अच्छे से जानता होगा, हमें नहीं पता होगा लेकिन उसे जब पता होगा, दोनों दोस्त होंगे, है ना। तो चोर चोर मौसरे भाई, उस तरह भी आप याद रख सकते हैं। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग, तो ये सब कितने हैं, ये तीनों ए बी और डी जो हैं ये नॉन प्रोबेबिलिटी वाले हैं। तो इसमें स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है वो है प्रोबेबिलिटी आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे ये है, इसको बेस्ट आंसर मुझे लगता है कि ये आइटम करेक्टरिस्टिक कर्व भी होगा, क्योंकि ये सब इसी में अंदर आ जाने चाहिए, ठीक है ना। और इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली ये स्पीरन ब्राउन फार्मूला है, जिसमें हम जो फार्मूला है उसमें, है ना, वो वाला के आर और के प्लस
मैं भूल रहा हूँ उसका फॉर्मूला, बट जिसमें हम वो कहते हैं कि अगर हमें रिलायबिलिटी बढ़ानी है तो हम डबल कर दें उसको, है ना, ट्रिपल कर दिया तो कितनी रिलायबिलिटी बढ़ेगी, जो फॉर्मूला है उसके साथ, क्योंकि ये बोल रहा है ना यहाँ पर, इसने ये यहाँ पे क्या कहा, कितने टेस्ट को ऐड किया जाना चाहिए। तो एक तरह से हम अगर डिज़ायर्ड लेवल है हम उसको उतना बढ़ा देंगे, तो अगर हम लेंथ को डबल कर देंगे तो रिलायबिलिटी और बढ़ जाएगी, कुछ इस तरह से वो इसी में आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कैसा है देखिए, ये है, चलिए 53 इसको करते हैं पूरा, फिर बाकी मैं, ये बहुत वीडियो ज़रा लंबा हो जाएगा, तो फिर मैं आपको अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसको इसको कर लेते हैं। 53 क्या है, टेस्ट एसेस टेस्ट टेकर पोटेंशियल फॉर लर्निंग, पोटेंशियल फॉर लर्निंग है। अगर लर्निंग हो गई होती और तब हम उसको चेक करते तब तो अचीवमेंट हो जाता, लेकिन अभी क्या है, वो एप्टीट्यूड देख रहा है ना, एप्टीट्यूड मतलब फ्यूचर के लिए क्या होगा, ये वाला शायद इसका बेस्ट आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट है 54। तो 54 में देखिए, 54 में हम क्या कर रहे हैं, 54 में हम देख रहे हैं इंटेलिजेंस, अच्छा ये स्टैनफोर्ड बीने, देखिए वो जो पहला 1905 में जो अल्फ्रेड बीने ने दिया था, फिर अल्फ्रेड बीने साइमन का टेस्ट, वो दोनों मिलके काम कर रहे थे ना, उसमें 1908 में भी फिर रिवीजन आया। लेकिन जो स्टैनफोर्ड बीने, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लुइस टर्मन साहब थे, उन्होंने स्टैनफोर्ड बीने इंस्टीट्यूट किया ना 1916 में ना, तो इसमें आंसर क्या होगा, लुइस टर्मन। थीमेटिक एप्रिसिएशन किसने डेवलप किया है, मुर्रे साहब ने डेवलप किया है, ठीक है ना। थीम, जिसमें हम थीम बनाते हैं ना, वो पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, और फिर हम थीम स्टोरी एक डेवलप की जाती है, तो वो वाला इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बाकी रोशा का इंक ब्लॉट टेस्ट है वो अलग है, गुड एनफ का वो और टेस्ट है, ठीक है ना, वो इसमें नहीं आएगा। थीमेटिक एप्रिसिएशन टैट जो है वो मुर्रे का है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चनों को भी पूरा कर दिया जाएगा, और होप कि आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी। आपको कुछ क्वेश्चनों में कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है कि, तो आप अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन के साथ आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं देखूंगा अगर कमेंट अगर मुझे सही लगा तो मैं उसको अपने आंसर को रिवाइज करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली दे आर, जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ विच लॉजिकल है, एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।